हेलो गाइस। ये हमारी वीडियो सीरीज़ की 9वीं सीरीज़ है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं ज्योग्राफी के देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। सभी को टॉपिक वाइज हम लोग देखते हुए चल रहे हैं और लगभग हर सीरीज़ में हम लोग 50 क्वेश्चन को रखे हुए हैं। और जो टारगेट है हमारा वो लगभग 10,000 क्वेश्चन का, लगभग 10,000 क्वेश्चन जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो हमें पूरी करनी है, ठीक है। ताकि जो आपके टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड आपके एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी पीसीएस हैं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन सब में आपको आसानी होने लगे, ठीक है। तो आते हैं एक सीरीज़ के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो हमें पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जबकि यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में एक ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी झील होती है। तो देखिए, ज्वालामुखी निर्मित से झील जो होती है, मतलब क्रेटर झील होती है एक प्रकार से, लेकिन कौन सी झील होती है, क्रेटर झील होती है। और यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सी झील है जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। तो वह कौन सी है? देखिए, वह आपकी झील है लोनार झील। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया से खैर नहीं बनी है, लेकिन कहा जाता है ये एक क्रेटर झील है। क्या होता है, उल्का पिंड गिरा था, उल्का पिंड गिरने के बाद वहाँ पर खड्डा हो गया, खड्डा हो जाने के बाद वहाँ पर पानी भर गया, वहाँ पानी भरने के बाद लोनार झील का निर्माण हो जाता है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। पूर्णतः ये ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बनी हुई है, तो लोनार झील इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सामा झील आपकी खारे पानी झील है, पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, और ये आपकी पुलिकट झील जो है आपकी लैगून झील है। लेगुन झील नहीं है, यहाँ की अंदर है। वुलर झील जो है आपकी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है, तो मिलाना है कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, माउंट क्रेटाकोवा जो आपका कहाँ पर, ये सुंदर टेंजन इंडोनेशिया में है ये, ठीक है। माउंट ताल जो है आपका, ये कहाँ पर होगा? ये ताल फिलीपींस का है। एंकांकागुआ है जो आपका अर्जेंटीना का है, और लुल्लाई लाको है आपका कहाँ पर? चिल्ली का। तो ये कहाँ पर? डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाती है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रिंग ऑफ फायर किस महासागर पेटी से संबंधित है। तो रिंग ऑफ फायर में पता है ये भूकंप और ज्वालामुखी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहाँ पर लगभग 63 ज्वालामुखी जो आते हैं यहाँ से ही आते हैं। भूकंप ज्वालामुखी का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैला हुआ, जिसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो कहाँ पर होगा? ये प्रशांत महासागर परिपेटी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कहता है क्रेटर संबंधित है। देखिए, अभी हमने चर्चा की थी ना क्रेटर की, किससे बनता है क्रेटर? ज्वालामुखी से। जैसे मान लीजिए आपका ये ज्वालामुखी है, जहाँ से लावा निकलता रहता है। जब ये लावा निकलता रहता है, समाप्त जाता है, तो यहाँ पर क्रेटर बन जाता है। और जब यही बड़ा रूप हो जाता है, तो क्या बन जाता है? काल्डेरा बन जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे पानी भर जाता है तो क्रेटर झील बन जाती है, और बड़ा में पानी भर जाता है तो काल्डेरा झील बन जाती है, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी एक प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है। देखिए, ज्वालामुखी कौन कौन से प्रकार होते हैं? पीलियन तुल, वोल्केनिक तुल, स्ट्राम्बोल तुल और हवाईयन तुल। ये चार प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विस्फोटक होते हैं आपके पीलियन तुल, और हवाईयन तुल बिल्कुल शांत होते हैं। तो हवाईयन तुल है, चिली तुल है, स्ट्राम्बोली तुल है, विसुवियस तुल है, चिलियन तुल नहीं है, ठीक है। तो अब सी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं। अभी हमने चर्चा की कि जो हमारी परिप्रशांत मेखला यानी रिंग ऑफ फायर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा? परिप्रशांत मेखला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन से होते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक विनाशकारी जो ज्वालामुखी होते हैं, अभी हमने बताया आपको कि ज्वालामुखी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पीलियन तुल, वोल्केनिक तुल, स्ट्राम्बोल तुल और हवाईयन तुल। हवाईयन तुल सबसे शांत होते हैं। कहाँ यहाँ पर दिया गया ये वाले तुल क्या बिल्कुल शांत होते हैं। सबसे विनाशकारी ये वाले होते हैं पीलियन तुल, ठीक है। पीलियन तुल क्या होगा? आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, बी आंसर से क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी की निर्मित लहरदार आकृति को क्या बोलते हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी से जो लहरदार आकृति का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं फैकोलिथ। जैसे मान लीजिए आपका ज्वालामुखी, इसके अंदर क्या होती है? ऐसे लहरदार क्रिया की निर्माण होता है, ठीक है। ये लहरदार, तो ये क्या होती है? आपकी फैकोलिथ होती है, ठीक। बैथुलिक आपका जमा होता है, बिल्कुल धरातल में बहुत बड़ा होता है, ठीक। लेपोलिथ आपका यूं होता है, लैकोलिथ आपका यूं होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित हैं और बाकी एक तो सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। जोरेल्लो मैक्सिको में है, बिल्कुल सही है। माउंट उजेटन जापान में, बिल्कुल सही है। अवाचा कहाँ पर है, रूस में है, ये बिल्कुल सही है। माउंट इजाल्को ये कहाँ पर है, ये आपका इधर पे नहीं है, मैं न्यूजीलैंड में नहीं है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमें दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ पर, साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल गलत होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है, फॉकलैंड की, गल्फ स्ट्रीम की, मोजम्बिक की, या फिर ब्राजीलियन करंट। तो देखिए जो ठंडी जलधारा है वो आपकी फॉकलैंड की है। ठीक है, फॉकलैंड क्या है, ठंडी जलधारा, जबकि गल्फ स्ट्रीम, मोजम्बिक, ब्राज़ील ये कैसी हैं, ये सब आपकी गर्म जलधाराएं हैं। तो फॉकलैंड की धारा कैसी, ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन कहता है किस खनिज की कठोरता मापक 8 है। हमने बताया था आपको पिछली एक वीडियो में बताया था आपको कि जो मोहो स्केल होता है, मोहो स्केल से हम क्या मापते हैं, चट्टान की कठोरता मापते हैं। इसमें हमने बात की थी कि एक किसकी होती है, और आपकी जो 10 होती है वो हीरे की होती है, 9 जो होती है वो कोरंडम की होती है। तो यहाँ पर कोरंडम नहीं पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया है आपका यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए जो 8 स्केल पर आता है, तो 8 स्केल पर आता है आपका टोपाज। 8 स्केल पर आपका क्या आता है, टोपाज आता है। ठीक है, 9 पर कोरंडम आता है। टोपाज 8 पूछा गया है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होगा, टोपाज आंसर सही होगा। अगर पूछता सबसे कठोर कौन सा खनिज है, और यहाँ पर दिया होता कोरंडम, तो कोरंडम पर लगाते। हीरा दिया होता तो हीरा लगाते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसा डिस्टेंस, जैसे जैसे दिए थे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है, यानी एक कथन आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही नहीं है। 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेटों किनारे पाए जाते हैं, मतलब ऐसे किनारों पर, ये बिल्कुल सही है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर और विस्फोटक होते हैं, बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रामबोली एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, नहीं, ये कैसा ज्वालामुखी है, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो यही आपसे क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाता है, ये गलत है आपका। जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के बाद लावा प्लग का निर्माण होता है। हाँ, लावा डॉट का निर्माण होता है। लावा डॉट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ज्वालामुखी ये है, यहाँ से आपका ये वेंट है जहाँ से लावा निकलता है। अब जब ज्वालामुखी मृत हो गया तो ये भर जाता है, मतलब गले में से कुछ अड़ जाता है ना। तो कोई लावा, जब कोई लावा निकलेगा नहीं तो ये भरता जाएगा भरता जाएगा। तो ये एक गले में से कुछ फंस गया हो, उस प्रकार से एक लावा डॉट का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लावा प्लग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव के समान निक्षेप आकृति क्या होती है। ये देखिए उल्टी नाव वाला कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, तो इसे हम बोलते हैं ड्रमलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रमलिन। ये क्या होता है, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलता है ना, तो लगेगा आपको उल्टी नाव पड़ी हुई है, तो ड्रमलिन है ये, और ये हिमानी क्षेत्र में बनता है और निक्षेपण आकृति है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित ज्वालामुखी में कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो स्ट्रामबोली क्या मानते हैं हम, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ मानते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। ठीक है, और ये लाइट ऑफ मेटेरियन सी है ये। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है। तो कौन सी बाह्य स्थलाकृति है, देखिए जो आपका लैकोलिथ है, बैकोलिथ है, रिंग डाइक है, ये सब क्या होते हैं, आपके अंदर बनते हैं। यानी आपका ये आपका है ना, लैकोलिथ है, बैथोलिथ है, ऐसा डाइक आपके ये हो गए, हिल डाइक होते हैं। क्रेटर और कार्डेरा जो होते हैं ये आपके ज्वालामुखी के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो वाह स्थलाकृति कौन सी है, ए वाली स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन कहता है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना। सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी दी गई, सूची सेकंड में उसकी स्थिति दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन दी गए लॉकी, अनसेन, तंबोरा और नेवादा डेल रूज। तो ये कहाँ कहाँ के हैं, देखिए लॉकी कहाँ का है, ये आपका आइसलैंड का है। ठीक है, अनसेन कहाँ का है आपका, ये आपका जापान का है। तंबोरा कहाँ का, इंडोनेशिया का। नेवोदो डेल ये कहाँ का, ये आपका कोलंबिया का है। ठीक है, तो डी आंसर क्या होता है, बिल्कुल सही आता है। डी नहीं, सॉरी, ए। ठीक है, ए आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जाएगा।
ए का क्या हो जाएगा, डी। और अनसेन जापान का हो गया आपका, तंबोरा कहाँ का हो गया आपका, इंडोनेशिया का। और नेवादाल ये आपका कोलंबिया का हो गया। तो ए आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन रखा हुआ है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार किसका है। तो मतलब महाद्वीप पूछ रहा है, महाद्वीप में, महाद्वीप का जो स्थलखंड होता है सबसे अधिक विस्तार किसका होता है। देखिए ये आपका होता है महाद्वीपीय मग्न तट, तट के बाद फिर आता है मग्न ढाल, ढाल के बाद फिर आता है आपका गर्त सागरी मैदान, और सागरी मैदान के बाद फिर आता है गर्त, है ना। तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो होता है महाद्वीपीय मैदान का होता है, वो पूछ रहा है आपका, मतलब इसमें सी आंसर क्या होगा आपको, बिल्कुल सही होगा सी, जल्दी महाद्वीपीय मैदान, ये पूछना चाहता है आपको, आता होगा ये आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ से फिर छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन शो कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अभी कथन और कारण वाला है। तो कथन कहता है, हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं। हमने देखा था जो ज्वालामुखी थे, पिलियन तुल, वैल्केनिक तुल, और आपका स्टाम्बुल तुल और हवाईन तुल, ये 4 प्रकार के थे। जिसमें हवाईन तुल जो था बिल्कुल शांत प्रकार का था, यानी बिल्कुल ये कैसा आपका बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। कारण कहता है, कम सांद्र लावा शांत उद्गार होता है। देखिए जो लावा ज़्यादा पिघला हुआ होता है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल शांत होता है, मतलब आराम से निकल जाता है। इसी कारण ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही होते हैं। और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो जो जिसमें लावा लिक्विड के रूप में होगा वो शांत रूप से निकल आएगा, जिसमें ठोस में होगा वो कैसे विस्फोटक निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर कथन कारण ये भी दिए गए हैं। तो कहता है, जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। तो ठीक है। दूसरा कहता है, अभिसरित प्लेटें अभिसरित प्लेटें सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। देखिए हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश बिल्कुल सही है, जहाँ पर हवाई द्वीप है वहाँ पर ये देखिए आपके यूएसए के क्षेत्र में आता है, और ये ज्वालामुखी यहाँ पर अधिकतर ज्वालामुखी ही पाए जाते हैं। अभिसरित प्लेटें, या अभिसरित क्यों, मतलब जो पास प्लेटें आ रही होती हैं, अभिसरित प्लेटें सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों का प्रमुख स्थल है। देखिए जो यहाँ पर ये प्लेटें आपस में टकरा रही होती हैं, आप पास में आ रही होती हैं, वहाँ पर ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र बनते हैं, ठीक है। तो दोनों सही हैं, और दोनों बस क्या कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो हवाई द्वीप ज्वालामुखी तो यहाँ पर थोड़ी प्लेटें अभिसरित हो रही हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हवाई द्वीप जो है ज्वालामुखी क्रियाओं क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। अभिसरित प्लेटें ज्वालामुखी का क्षेत्र होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है उसकी, ठीक है। तो बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है। कौन सा जो इसमें थ्योरी दी गई है जो हिमयुग से संबंधित नहीं है, बताना है आपको। देखिए तापीय संकुचन सिद्धांत हिमयुग के बारे में परिकल्पना करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिकल्पना भी करता है, ओजोन की क्षीणता भी करता है, ज्वालामुखी धूल परिकल्पना ये आपकी हिमयुग की परिकल्पना इससे नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, तो इसका आंसर क्या है, डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कथन कारण वाला है, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। तो अभिकथन कहता है, ज्वालामुखी ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका यानी प्लेट के किनारे बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसरित पट्टिकाओं के संबंधित हैं, अभिसरित मतलब जो पास आ रही हैं प्लेटें, ठीक है। और ज्वालामुखी जो गतिविधियां होती हैं प्लेटों किनारों पर होते हैं, सीधी सी बात, प्लेटों के बीच में तो होते नहीं, प्लेटों के इस तरफ होंगे या फिर इस तरफ होंगे, है ना। तो दोनों क्या बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्पाटन जिसे हम प्लकिंग भी बोलते हैं, कहता है उत्पाटन की क्रिया है, उत्पाटन ऐसी कौन सी क्रिया है इसमें बताना है आपको। देखिए उत्पाटन क्या होती है, इसमें शैलें क्या होती है, कमज़ोर होती हैं। जब शैलें कमज़ोर हो जाती हैं तो बड़े बड़े शिलाखंडों में टूटने लगती हैं, और टूटने के कारण फिर ये क्या क्या करती हैं, टूटकर फिर बहती जाती हैं, और जहाँ पर टूट कर बहती जाती हैं, यहाँ पर गिरती हैं, वहाँ पर क्या बन जाता है, गर्त बन जाता है। इसलिए प्लकिंग का जो संबंध है ये आपका हिमानी से है, किससे, हिमानी से। तो अपर्दन यंत्र द्वारा हिमानी के द्वारा पार्श्व तली में विघटन रगड़ना कुचलना ये नहीं होगा आपका, है ना। शैलें कमजोर, हाँ यहाँ पर क्या होगा, शैलें कमजोर पड़ती हैं, यहाँ पर आपको शैलें जो होती हैं हिमानी शैलें जो होती है वो कमजोर पड़ती हैं। तो बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, शीर्ष दीवार जिसे हम हेड वाल बोलते हैं, तो कहता है हेड वाल निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका एक भाग होता है। तो देखिए हेड वाल जिसे हम शीर्ष दीवार बोलते हैं ये आपका सर का भाग होता है। क्या होता है कि जब ये सर्ग ये आपका उत्पन्न बनने लगता है, दोनों तरफ जब सर्ग बनता है तो इसके बीच में एक दीवार बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष दीवार बोलते हैं, ठीक है।
तो ए आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। इसका निर्माण होता है। देखिए जब क्या नाम है, नदी अपर्दन करते 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 सबसे लास्ट में पहुंचती है जाके, तो वहां पर क्या होता है, संप्राय मैदानों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, संप्राय मैदानों का। वहां पर कुछ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ संप्रदाय मैदान देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्ट्रेटी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, भारत, श्रीलंका, मालदीव या फिर इंडोनेशिया। तो कहाँ पर है ये आपका स्थित है स्ट्रेटी ज्वालामुखी नारकोडम, अच्छा नारकोडम पूछा गया है। तो मतलब पूछा गया सुसुप्त ज्वालामुखी जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है, तो भारत में है नारकोडम। ठीक है, हमने बताया था जो आपका अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ग्रेट अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान के जस्ट सामने है आपका नारकोडम, मिडिल अंडमान के सामने है आपका बैरन। बैरन आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोडम आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो वही पूछा जा रहा है नारकोडम कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, भारत में स्थित है वो। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सिल क्या है। हमने देखा था सिल, डाइक, बैथोलिक, लेथोलिक, बैकोलिक, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ज्वालामुखी से बनते हैं। अब क्या होता है, हमारे कोई ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के अंदर ये सब चीज़ें बनती हैं। और ये क्या बनती हैं, जैसे आपके ये छोटे छोटे सिल होते हैं ये, और जो खड़ी चट्टानें होती हैं वो होती हैं डाइक होती हैं। ये क्या होती हैं, ये डाइक होती हैं। ठीक, और सिल क्या होती हैं, ये लेटी चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी के अंदर यानी अंदर सेलों में बनती हैं। तो कठोर चट्टान का मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर भाग, समांतर चादर के तरीके भाग होता है इनका। ठीक है, और लंबवत क्या बनता है, लंबवत आपका बनता है डाइक। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है, अति रूपांतर यानी इंटेंस मेटामॉर्फिक वह क्रिया जिसमें क्या होता है। देखिए इंटेंस मेटामॉर्फिक जो क्रिया होती है उसमें रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरित होता है। मतलब जो रूपांतरित होने के कारण जो सेलें बनी हुई हैं उनके कारण भी उनमें रूपांतरित होने को देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं अति रूपांतरण बोलते हैं। ठीक है, यानी अवसादी चंद्र नहीं होगा, ये नहीं होगा, अग्नि सेलों का अति रूपांतरण, रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण, इसी आंसर से क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उससे क्या बनते हैं। देखिए जैसे आपका ज्वालामुखी है ये आपका क्या होता है, क्रेटर होता है। जब यही और बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाता है, कालडेरा बन जाता है। तो कालडेरा इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, जब ज्वालामुखी में का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो ये अपने देखा भी कालडेरा हो कहलाता है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बने अग्नि शैलों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जब भी ऐसी प्रक्रिया होती है तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है, जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइकोलिथ। क्या बोलते हैं, फाइकोलिथ। ये कुछ इस प्रकार के बनती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अभिनति और अपनति के कारण लावा का जमाव होता है, यानी ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है ना। तो ऐसे कारण क्या होता है, ये फाइकोलिथ का निर्माण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है, एल निनो क्या है। देखिए अल नीनो जो है हमें पता है कि भारत के मानसून को बहुत इफेक्ट करता है ना। ये क्या होती है, एक पेरू के तट पर एक उपस्थित गर्म जल धारा होती है जो भारत के ठंडे मानसून को प्रभावित करती है। और ये लगभग जनवरी के आसपास घटित होती है और वहाँ से आते आते भारत में जून जुलाई तक का इफेक्ट करने लगती है। ठीक है, तो इसके कारण देखिए दक्षिण अफ्रीका की जलवायु इफेक्ट होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है, और भारत की तो होती ही है। ठीक है, तो अल नीनो एक गर्म जल धारा है। अगला क्वेश्चन कहता है, विग्नर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है। हमें पता है महाद्वीपों का जो विस्तार है, जो खिसकाव हुआ है, उससे संबंधित उससे संबंधित विग्नर ने सिद्धांत दिया जिसे हमने कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल शिफ्ट थ्योरी जो है आपकी, देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो दिया था वो दिया था इन्होंने, एफ बी टेलर ने। किसने दिया था, एफ बी टेलर ने। ठीक है, और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था, विग्नर ने दिया था। तो किस संबंधित, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति संबंधित है क्या सिद्धांत, आपका वेगनर सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, सुमेलित करना, ज्वालामुखी दिए गए हैं और आपका अवस्थिति दी गई है।
तो हमें पता है ये तो बिल्कुल सिंपल ज्वालामुखी दिए गए हैं, इसमें आप बिल्कुल भी इसको मैच करा सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि एटना ज्वालामुखी कहाँ का है, एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप का है ना। और क्रेटाको आपका इंडोनेशिया का है। और पीली आपका कहाँ पर, मार्टिनिक द्वीप का है। और माना लोआ कहाँ है आपका, हवाई द्वीप का है। ठीक है, तो क्या डी आंसर से बिल्कुल सही बैठता है। अगला क्वेश्चन कहता है, वलन क्रिया, वलन क्रिया दी गई है और उसके परिणाम स्वरूप कौन सी आकृति बनने को देखने को मिलती है, ये बताया गया है, उसमें को मैच कराना है। देखिए, जो महाद्वीपीय संचालन है, ये आपका क्या होता है, उपरिमुख संचालन होता है। महाद्वीपीय संचालन उपरिमुख संचालन होता है। आकस्मिक अंतर्जल बल से क्या बनता है, ज्वालामुखी बनता है। तनाव से क्या बनता है, तनाव से आपकी संधियां, यानी आपका जो आपका वो होता है भ्रंशन बनता है। ठीक है, और संपीड़न से वृहदोलन बनता है, यानी आपका डी आंसर क्या होता है, बिल्कुल सही बैठता है। अगला क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था, किसने कहा था कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। देखिए, इसे हम डेविस के त्रिकोण के नाम, सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और डेविस ने 1899 में अपनी भौगोलिक चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। किसने, डेविस ने। ये अमेरिका के थे, किस कहाँ के, यूएसए के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, मैना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है। देखिए, मैना लोवा एक विश्व का काफ़ी बड़ा ज्वालामुखी है। लगभग यहाँ पर अगर हम देखें हवाई द्वीप में लगभग 500 ज्वालामुखी ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो मैना लोवा जो है आपका हवाई द्वीप का काफ़ी बड़ा, मतलब सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको ज्वालामुखी दिए गए हैं और वहाँ पर उसके कंट्री दिए गए हैं कि कहाँ पर इसकी स्थिति है। तो कहता है कि 3 सही है, 1 सही नहीं है, तो बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। विसुवियस इटली में है, एरेबस अलास्का में नहीं है। कहाँ पर है, ये आपका है अंटार्कटिका में है। ठीक है, कोटापैक्स इक्वाडोर में बिल्कुल सही है। मैना लो आपका हवाई द्वीप में है, बिल्कुल सही है। तो बी आंसर क्या होता है इसका, बिल्कुल गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, हवाई में मैना लोआ किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, हवाई में मैना लोआ जो है वहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग करते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ से ही हम मापते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है या कितनी बढ़ रही है। ठीक है, और वहाँ से हम लगभग 1957 से ही हम वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहाँ, कितने से, 1957 से, 1957 से मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती हैं। तो कौन सी होती हैं, पी होती हैं, कि इनकी स्पीड तेज होती है ना। और ये आपकी ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। जबकि आपकी पी एस जो क्या होती हैं, ये आपकी लिक्विड में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, लिक्विड में नहीं चल पाती हैं। तो पी तरंग इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने भूकंपों के संबंध में प्रत्यास्था पुनर्चलन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखिए, प्रत्यास्था यानी इलास्टिक रिबाउंड जो थ्योरी थी, ये एच एफ रीड ने दी थी। इन्होंने कहा था कि जब यहाँ से प्रेशर पड़ता है, यहाँ से प्रेशर पड़ता है, तो ये खंड क्या होता है, ये खंड दबता जाता है, दबता जाएगा और दबकर ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन फिर टूट कर फिर उसी खंड में गिर जाता है। इसे हम बोलते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है। देखिए, जो भूकंप होता है उसका भूकंपी केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो वो कहाँ पर स्थित होता है, बिल्कुल 90 अंश ऊपर पर। जैसे मान लीजिए आपका ये है, यहाँ से भूकंप आता है। अब यहाँ से जब भूकंप का ऊपर जो केंद्र मिलता है, हमें जस्ट 90 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री कोण बनाता है और यहाँ पर ही इसका क्या होता है, अभी केंद्र स्थित होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 90 डिग्री पर, अभी केंद्र के 90 डिग्री पर। ठीक है, भूकंप का जो केंद्र होगा, ईपी सेंटर जो होता है, फोकस जो होता है आपका, ईपी सेंटर के जस्ट 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, सुनामी क्या है। सुनामी जोरी तरंगे नहीं है, तटीय लहरें नहीं है, ये क्या है, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं जिनकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर तक होती है और ये कोस्टल एरिया को बहुत प्रभावित करती हैं। ठीक है, जैसे आपका जब प्लेटें खिसकती हैं तो क्या होती हैं, हलचल होती है प्लेटों में और फिर भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है, यानी कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, और आपकी एक ताप्ती नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से पर देखें, यहाँ पर विंध्याचल है, यहाँ पर आपका सतपुड़ा श्रेणी है, तो इनके दोनों से बीच से बैठती है कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक, तो आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, देशांतर व संपीड़न भूकंप तरंगों को किस नाम से जाना जाता है। तो
तो देशांतर और भूकंप तरंगों जाना जाता है पी तरंगों के नाम से, इन्हें पी तरंगों के नाम से। इनके बहुत सारे नाम है आपका, देखिए इसका प्राइमरी वेव भी है ना, और आपका अनु अनुदैर्ध्य तरंग भी इसे बोलते हैं हम, और देशांतरी तरंग भी बोलते हैं। तो कई सारे इसके नाम है पी तरंगों का। इनकी गति सबसे तेज होती है, लगभग 12 से 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित होता है। देखिए दुर्बलता मंडल की बात कर रहा है। दुर्बलता मंडल जो होता है आपका, यानी क्रस्ट के जस्ट ऊपर, देखिए आप क्रस्ट, ये आपका क्रस्ट हो गया, मतलब मेंटल के जस्ट ऊपर, ठीक, ये आपका मेंटल हो गया। तो मेंटल के जस्ट ऊपर आपका क्या होता है, एस्थनोस्फियर। ऊपर आपका होता है लिथोस्फियर, इसके नीचे आपका होता है एस्थनोस्फियर। तो एस्थनोस्फियर जो होता है आपका मेंटल के जस्ट ऊपर की परत होती है, यानी ऊपरी प्रवार के जस्ट मास आगे प्रॉपर्टी ठीक ऊपर, हाँ ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर, जस्ट ऊपर, ठीक है। ऊपरी प्रवार के, ये आपका प्रवार हो गया, देखिए मेंटल को प्रवार ही बोलते हैं। प्रवार के जस्ट ऊपर स्थित होती है आपकी एस्थनोस्फियर। लिथोस्फियर के नीचे जस्ट आती है आपकी एस्थनोस्फियर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सतही तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत होता है। सतही तरंग मतलब वही आपकी लव वेव, यानी जिसे हम एल वेव बोलते हैं, वे इसके बारे में कहता है कौन सा कथन गलत है। वे केवल भूप्रपटी के माध्यम से चलती है, बिल्कुल सही है। वे तत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगें होती है, बिल्कुल सही है। वे भूकंप मापी पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो ऊपर ही चलती हैं। वे तत्व तरंगों से पहले आती हैं, ये गलत है ना। पहले आपकी पी, सबसे पहले हम बता दें ना, पी रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका, यानी डी आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल गलत हो गया। डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है 1913 में किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पूरा कर केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया था। तो ये किसने किया था, ये जो काम किया था, ये काम किया गया था 1913 में गुटेनबर्ग द्वारा। किसने किया था, 1913 में गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था ये काम, ठीक है। भूकंपी तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की त्रिज्या का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन कहता है रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे समान पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपको पता होगा कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसके 10 गुने से होती है। जिसका एल्गोरिथम होता है वो अपने 1 से 9 तक, देखिए क्या होता है, जो रिक्टर होता है 1 से 9 तक होता है, ठीक है, जबकि मर्केली 1 से 12 तक होता है। तो ये जो होता है अपने मापे गए विस्तार का 10 गुना बढ़ोतरी कर दिखाता है। अगर उसने एक बढ़ाया है तो जो भी उसका डाटा था उसकी 10 गुना एनर्जी को अगले स्टेप में रिलीज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी भूकंपी तरंगें तरल माध्यम में यात्रा कर सकती हैं। तो हमें पता है जो हमारी पी तरंगें हैं, सिर्फ वही तरंगें हैं जो ठोस द्रव गैस तीनों में यात्रा कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल आपका पी आंसर, यानी पी तरंगे यानी ए बिल्कुल सही होगा। इन्हें हम प्राइमरी वेव, है ना, और आपकी प्राथमिक तरंगें, कई सारे नाम देते हैं, पी तरंग भी नाम देते हैं, अनुदैर्ध्य नाम भी देते हैं। तो बहुत सारी तरंगों के नाम हैं। पी तरंग बिल्कुल आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हमने लगभग यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर ली हैं अपने एमसीक्यू सीरीज़ में। तो ये हमारी सीरीज़ की 9वीं सीरीज़ थी। इसके बाद हम 10वीं सीरीज़ भी करेंगे। हमें जो टारगेट है 10,000 क्वेश्चन का, वो एमसीक्यू का, जो आपके टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सब के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर थोड़ा हेल्प करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देखे होंगे आपने, लगभग आपको कितने आए होंगे, तो अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने लगभग 10,000 क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं, और ये हमारी 9वीं सीरीज़ थी। लगभग हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन आसानी से कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे। थैंक यू।